इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता की बात करेंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, क्या होता है रेडियो सक्रियता, इसकी बात करते हैं। तो हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें स्वतः विघटन का गुण होता है और ये स्वतः विघटित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। इन तत्वों को रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं और इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। याद रखिएगा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अब देखिए, ऐसे तत्वों के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात होता है वो या तो 1.5 होना चाहिए या 1.5 से बड़ा होना चाहिए। एटॉमिक नंबर 82 से जो अधिक हैं, यानी 82 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्व जो होते हैं उनके नाभिक अस्थायी होते हैं और ऐसे तत्व ही रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, पोलोनियम आदि ये सभी जो है रेडियो एक्टिव तत्व हैं। अब बात करते हैं यूरेनियम 92-235 की, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 143 होती है और प्रोटॉनों की संख्या 92 होती है। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात होगा वो इसका अनुपात होता है 1.554, जो कि 1.5 से अधिक है। इसीलिए यूरेनियम 235 क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है। अब बात करते हैं तत्वांतरण की, ट्रांसम्यूटेशन की। तो क्षय के बाद एक तत्व का दूसरे तत्व में कन्वर्ट हो जाना तत्वांतरण कहलाता है और इसकी खोज सोडियम फजांस ने किया था। अब याद रखिए मित्रों, अगर किसी तत्व से एक अल्फा कण निकलता है तो क्या होता है, तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। और अगर बीटा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाता है और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें 92 यूरेनियम 238 का, तो इसमें एक अल्फा कण निकल गया है तो 92 में से 2 घट जाएगा तो 90 होगा परमाणु क्रमांक। 238 है, इसमें से 4 घटेगा 234 हो जाएगा, तो ये बन गया थोरियम। इसको आप याद रखेंगे मित्रों। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने 1897 में रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। इसके लिए 1903 में मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी और हेनरी बेकुरल को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था मित्रों। अब बात करते हैं रेडियम का परमाणु क्रमांक 88, पोलोनियम का 84 होता है। रेडियम यूरेनियम से 1 लाख गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव पदार्थ है मित्रों, इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं रेडियो सक्रियता की इकाई की। तो इसकी 3 इकाई होती हैं, बेकुरल, रदरफोर्ड और क्यूरी। याद रखिएगा, बेकुरल, रदरफोर्ड और क्यूरी 3 इकाई होता है रेडियो एक्टिविटी की। तो बेकुरल का मतलब 1 विघटन प्रति सेकंड और इसको 1 BQ लिखते हैं। रदरफोर्ड का मतलब 10 पावर 6 विघटन प्रति सेकंड और इसको 10 पावर 6 BQ लिखते हैं। इसमें जो है 10 पावर 6 बेकुरल होगा। और क्यूरी का मतलब 3.62 गुणे 10 पावर 10 विघटन प्रति सेकंड और इसको बेकुरल में देखेंगे तो 3.62 गुणे 10 पावर 6 बेकुरल, ये 10 पावर 10 होगा मित्रों, 10 पावर 10, इसको ध्यान रखिएगा, 10 पावर 10 बेकुरल। अब एक नोट पॉइंट याद रखेंगे, रेडियो सक्रियता की दर की माप GM काउंटर यानी गीगर मूलर काउंटर द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है मित्रों, इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं अर्धायु यानी हाफ लाइफ पीरियड की। तो वह समय जिसमें किसी रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणुओं की संख्या प्रारंभिक मान का आधा रह जाता है तो उसे अर्धायु कहते हैं। अर्धायु को टी हाफ से डिनोट करते हैं। तो टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन लेमडा। यहाँ लेमडा जो है विघटन स्थिरांक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ तत्वों के अर्धायु की। तो रेडियम की अर्धायु 1950 वर्ष होता है। थोरियम का 1.4 गुणे 10 पावर 18 वर्ष होता है। पोलोनियम का 10 पावर -4 सेकेंड होता है। यूरेनियम की बात करें तो 4.46 गुणे 10 पावर 10 वर्ष होता है। इसको ध्यान में रखिएगा मित्रों, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा।
अब बात करते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सबस्टेंस यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया और ये दो प्लेट लिया, धनावेश और ऋणावेश, इसके बीच में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया और यहाँ जो है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब उन्होंने क्या देखा, जब यहाँ से अदृश्य किरणें निकली तो ये ऋणावेश प्लेट की ओर कुछ किरणें मुड़ गईं, कुछ किरणें धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ गईं और कुछ किरणें सीधी चली गईं बिना मुड़े। तो जो ऋणावेश प्लेट की ओर मुड़ी उसको अल्फा किरण कहा गया, जो धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ी उसको बीटा किरण कहा गया और जो सीधे बिना मुड़े निकल गई उसको गामा किरण कहा गया। और याद रखिएगा, अल्फा किरण का जो नेचर होता है, प्रकृति होता है, धनावेशित होगा यानी धनात्मक किरण होगा। बीटा किरण का नेचर निगेटिव होता है, ऋणावेशित, और जो गामा किरण है उसका नेचर उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो अल्फा बीटा गामा किरणें यहाँ से निकलना शुरू कर दी और इन्हीं अल्फा बीटा गामा किरणों को रदरफोर्ड किरण कहा जाता है मित्रों, रदरफोर्ड रेज कहा जाता है। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब बारी बारी से अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज की बात हम लोग करेंगे। तो देखिए मित्रों, अल्फा रेज के बारे में, तो इसका नेचर पॉजिटिव होता है और यह हीलियम का द्विधनावेशित आयन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका द्रव्यमान उच्च होता है, इसका वेग प्रकाश की चाल का 1/10 गुना, यानी अगर 1/10 करेंगे, देखिए प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जब हम इसको 10 से भाग देंगे तो यहाँ 10⁸ न होकर के अब हो जाएगा 10⁻7। तो इसका वेग 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड होगा। इसका तरंग दैर्ध्य उच्च होता है, काइनेटिक एनर्जी इसमें मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है, भेदन क्षमता मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है, इसको ध्यान में रखिएगा मित्रों। अब बात करते हैं बीटा रेज की। तो इसका नेचर निगेटिव होता है, यह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो अल्फा कण से कम होता है, जो इसका वेग होता है वेलोसिटी वो अल्फा कण से ज्यादा होता है, यानी वेलोसिटी मोर देन अल्फा। और इसका जो वेलोसिटी होगा वो प्रकाश की चाल का 9/10 गुना होगा। अब 9/10 निकालेंगे प्रकाश की चाल का 9/10 गुना, तो वो आएगा 2.7 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका तरंग दैर्ध्य अल्फा कण से कम होता है, भेदन क्षमता देखें तो अल्फा कण से ज्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी देखें तो अल्फा कण से ज्यादा होता है, इसको ध्यान रखिएगा मित्रों। अब बात करते हैं गामा किरण की। तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इसका नेचर उदासीन होता है, इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, इसका वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। वेवलेंथ की बात करें तो मिनिमम होता है, यानी तरंगदैर्ध्य ये न्यूनतम होगा। और एनर्जी देखें यानी ऊर्जा देखें तो मैक्सिमम होगा, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होता है, इसको ध्यान में रखिएगा मित्रों, भेदन क्षमता इसकी सबसे ज्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, ये क्लास कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमें बहुत इंतजार रहेगा मित्रों। इसके बाद हम लोग केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंध की बात करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।